Hello everyone, it's Gurjit Join class and I'm Drishan. Today we are revise chapter breathing and exchange of gases from class 11 bio. इसमें जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे वो हमने पहले वीडियो में कवर कर लिए हैं. इस वीडियो में कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स हो गए. हाई प्रेशर पे एक्सपिरेशन होगी, लो प्रेशर पे इंस्पिरेशन होगी. एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम होगी और अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी. ठीक है, और मसल्स और डायग्राम एज द कंडीशन ऑफ एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे. ठीक है, जैसे कि हाई हो गया, हाई एक्सपिरेशन पे डायग्राम जो है कौन से मोड पे जाएगा, रिलैक्स मोड पे जाएगा. ठीक है, एंड उस पर इंस्पिरेशन पे एक कॉन्ट्रैक्ट मोड पे जाएगा. ठीक है, करते हैं इंस्पिरेशन में प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है लंग्स पर. डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट मोड पर है, एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस पर. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोड पर है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर. प्रोसेस कैसा है, एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी. ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर. ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है. डायग्राम रिलैक्स मोड पर है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स मोड पर है. प्रोसेस कैसा है, पैसिव प्रोसेस है. ठीक है, फोर्स एक्सपिरेशन जो कि और ज़्यादा जो हम सांस निकाल दें फोर्स से. एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगे ये कॉन्टैक्ट मोड पे जाएंगे इसमें. ठीक है, एक्सपिरेशन में सीधा सीधा याद करो. एक्सपिरेशन में वैसे तो एक्सपिरेशन रिलैक्स है, इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक, बट जो फोर्स एक्सपिरेशन है इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट मोड पे जाएगी. ठीक, अब नेक्स्ट हो गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके बारे में. ठीक है, जो हमारी जो सांस जो हम नापते हैं कि किसी जैसे होता है ना सांस फूल रही है तो उसको किससे नापते हैं, स्पायरोमीटर से. बट इसमें भी ऐसी कुछ एक्सेप्शंस है जो कि नहीं नाप सकते. रिजर्व वॉल्यूम पहले ये देख लेते हैं होता क्या है. ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम की फुल फॉर्म हो गई रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि अंदर वाली सांस होती है जो कि बाहर नहीं आ सकती. 1100 से 1200 ml की ये होती है. एंड इट्स फॉर टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोली. एल्वियोली को कोलैप्स होने से, चिपकने से, लड़ने से बचाती है. ठीक है, कौन सी, रेजिडुअल वॉल्यूम है कितनी, 1100 से 1200 है. ठीक है, उसके बाद आ गई जो हमारी नॉर्मल सांस वो कितनी होगी, टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, और जो हम इंस्पिरेशन लेते हैं टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी, 500 ml. जो हमने सांस ली अंदर वो कितनी हो गई, 250 से वो 2500 से लेके 3000 तक वो हो गई ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक, उसके बाद जो अंदर जो हमने रखी थोड़ी देर उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वो कितनी हो गई हमारी, 1000 से 1100 ml. ठीक, देन जब हमने सांस ली अंदर वो हो गई हमारी जो अंदर रखी वो तो ठीक है, ये हो गई ARV. ठीक है, और जो अंदर रखी वो हो गई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको रखा हमने थोड़ी देर, और जो बाहर निकाल दी वो हो गई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सक्रेटरी कैपेसिटी. अब अगर वाइटल कैपेसिटी निकालनी है टोटल तो वो कैसे निकलेगी, IRV प्लस कर दो, TV प्लस कर दो और ERV प्लस कर दो. IRV हमारा हो गया 2500 से 3000. टाइडल वॉल्यूम हो गया 500. ERV हमारा हो गया 1000 से 1100. ठीक, FRC क्या हो गया, FRC हो गया हमारा फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. ये कैसे निकलेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम डाल दो और एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम डाल दो. ठीक है, एक्सपिरेटरी रेजिडुअल है ना, रिजर्व तो नहीं है. मेरे को रेजिडुअल और रिजर्व में कंफ्यूजन हो रही है. ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम.
अब ये क्या है, और टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए वाइटल कैपेसिटी कर देंगे और रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। और जो कि नहीं नापी जा सकती स्पायरोमीटर से वो कौन सी होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम अंदर वाली, और FRC क्योंकि इसमें भी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। टोटल लंग कैपेसिटी क्योंकि इसमें भी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो कहीं नहीं नापी जा सकती स्पायरोमीटर से, और इसी वजह से क्योंकि FRC में और टोटल लंग कैपेसिटी में जो है रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी जो है स्पायरोमीटर से नहीं नापी जा सकती। मोटा मोटा इसका ये हो गया। IRV याद कर लो आप, कितना होगा, 2.5। मोस्टली नीट के पेपर में यही आता है कि IRV कितना ml है, TV कितना ml है, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, एंड ERV कितना ml है, यही आता है और कुछ नहीं आता इस टॉपिक पे से। नेक्स्ट हो गया, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे सिंपल डिफ्यूजन को। फर्स्ट हो गया थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। ठीक है। नेक्स्ट हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, फैक्टर सेकंड, प्लाज्मा में कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से 250 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल है प्लाज्मा में, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और CO2 को मिलाएंगे तो बन जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाएंगे तो बन जाएगा को पॉइजनिंग। ये मोर स्टेबल होता है, इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल ये होगा। ठीक है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है 97% तो होगा, और डिज़ोल्व कितना होगा, 3%। डिज़ोल्विंग स्टेट इसकी होगी 3%। ठीक। अब इसमें है क्या, ये हो गए डिसऑर्डर्स जो कि सांस वाले डिसऑर्डर्स। फर्स्ट हो गया अस्थमा, इन्फ्लेमेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकंड हो गया एम्फाइसेमा, फूफू मीन्स सिगरेट स्मोकिंग से जो होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू डस्ट लीड टू फाइब्रोसिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो जैसे कंपनियों में जो काम करते हैं, ईंट बनाने की हो गई, पत्थर तोड़ने की कंपनी हो गई, तो वहाँ पर जो लोगों को डिसीज़ होती है वो होती है ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि उनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में धूल जम जाती है, उससे होता है। ठीक है। चाल्कोसिस चॉक डस्ट से होता है, साइड्रोसिस आयरन डस्ट से होता है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्ट डस्ट से होता है, सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से होता है। यहाँ पे चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।